नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आपकी मेहनत और सही दिशा में की जा रही आपकी पढ़ाई आपका करियर और आपके भविष्य का निर्धारण करती है। कहते भी हैं कि सही राह पर चलेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि करियर को लेकर न केवल आपके दृष्टिकोण साफ हों बल्कि आपकी शंकाओं का भी पूरा समाधान हो। हमने देखा है कि अक्सर युवाओं के सामने कई रास्ते होते हैं और ऐसे वक्त में यूथ के सामने एक दुविधा रहती है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता चुने। जो रास्ता हमने चुना है उस पर कामयाबी पाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएं। यकीन मानिए कि अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे आप हासिल न कर पाएं। और इस सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं कैरियर कॉर्नर। आज के कैरियर कॉर्नर में हम बात करेंगे एक नहीं कई सारी भर्तियों के बारे में। तो सबसे पहले बताते हैं कि आज के कार्यक्रम में किन किन भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में स्टाफ नर्स की बड़ी बहाली होने वाली है और ये बम्पर बहाली है। 11,000 के करीब नर्सों की बहाली होने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली होने वाली है। बिहार में फील्ड असिस्टेंट की बहाली होने वाली है। इसके अलावा एनटीए से यूजीसी नेट जून 2025 का फॉर्म निकला हुआ है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बहाली हो रही है और नॉर्दर्न कोलफील्ड में टेक्नीशियन के पदों पर भी बहाली है। आरआरबी में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर बहाली हो रही है। ये तमाम ऐसे अवसर हैं जो आपके लिए गोल्डन चांस बनकर सामने आया है। इसके अलावा बहुत जल्द यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की बड़ी बहाली होने वाली है और ये तमाम बहाली है जिस पर आपको नज़र रखनी है। यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। तो पहले जानकारी देते हैं आपको एक एक करके सारी बहालियों के बारे में। आपको बता दें कि जो पहली बहाली है वो है बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट की। आपको बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर स्टाफ नर्स की बहाली हो रही है। इसमें कुल पद है 11,389 और इसकी आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की 23 मई। इसमें 18 साल से 40 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नर्सिंग और में डिप्लोमा और डिग्री होना ज़रूरी है। www.btsc.bihar.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतर मौका सामने ला सकता है। इसके अलावा जो अगली बहाली है वो है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी से। पद का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और अच्छा खासा पद है, करीब 4500। आखिरी तारीख है 26 मई और उम्र सीमा इसमें 21 से 42 साल रखी गई है। योग्यता नर्सिंग में डिग्री चाहिए क्योंकि यह अधिकारी का पद है। www.shs.bihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जिस बहाली के बारे में हम आपको बताएंगे, फील्ड असिस्टेंट की बहाली बिहार में ही बिहार बीएसएससी की तरफ से निकली है। फील्ड असिस्टेंट पद का नाम है और इसमें कुल पद है 201। आखिरी तारीख है 21 मई। उम्र सीमा 18 से 40 साल है बिहार की बाकी बहालियों की तरफ और इसकी जो योग्यता है वो 12वीं और कृषि डिप्लोमा रखी गई है। bssc.bihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको बताते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 का फॉर्म निकला हुआ है। आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जेआरएफ लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप लेकर आएंगे तो आप इसमें पास हो जाएंगे। आखिरी तारीख है 8 मई और इसमें उम्र सीमा लागू नहीं है। योग्यता इसके लिए चाहिए 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। इसकी वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in और अगर नेट करेंगे तो आगे आपको इस तरह का मौका मिलेगा। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के पद पर वैकेंसी हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर कुल 317 बहाली हो रही है। 2 मई इसकी आखिरी तारीख है और अगर आपके पास हायर एजुकेशन की डिग्री है, नेट स्लेट अगर आपने पास किया है, पीएचडी की डिग्री है, आपके पास अनुभव है तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगली बहाली की जिसमें हम बात करेंगे, नॉर्दर्न कोलफील्ड के टेक्नीशियन के पदों पर बहाली निकली है। कुल पद है 200। आखिरी तारीख है 10 मई। 18 से 30 साल उम्र सीमा रखी गई है और इसमें 10वीं के साथ ITI पास होना ज़रूरी है। और आपको बता दें कि इसकी वेबसाइट है www.nclcil.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बहाली अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। आरआरबी ALP रिक्रूटमेंट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की बड़ी बहाली रेलवे की तरफ से निकली हुई है और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 9,970 पदों पर
बहाली हो रही है और आखिरी तारीख है 9 मई 2025। 18 साल से 30 साल तक इसकी उम्र सीमा है और इसके लिए ITI का होना ज़रूरी है। आपको बता दें कि www.indianrailways.gov.in पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बहाली जो अभी निकली नहीं है लेकिन बहुत जल्द इसी हफ्ते या अगले हफ्ते इसकी बहाली आ सकती है, वो है, इस पर आपको नज़र रखनी है। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो यूपी पुलिस SI रिक्रूटमेंट 2025, तो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनने का आपके पास मौका है। कुल पद 4543 और बहुत जल्द इसका फॉर्म निकलेगा। ग्रेजुएशन इसकी योग्यता है। uppsc.up.nic.in पर जाकर आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इन तमाम बहालियों के बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका परिचय करा दें, मुकुल सिंह IAS फैकल्टी हैं और मोटिवेटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुकुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी। तो आज जो है हम आज के शो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे, मुकुल सिंह जी हमें बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम भर्तियों पर बात करें, परीक्षाओं पर बात करें, मुकुल जी, जो पहला सवाल अमूमन हम सबसे करते हैं कि सफलता का मंत्र क्या है, क्या सूत्र है जिससे सक्सेस मिलना तय होता है किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी छात्र को? देखिए, सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपके दृढ़ संकल्पता। कितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस है और कितना ज़्यादा अपने कार्य के प्रति आप डेडिकेशंस बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपकी जो दृढ़ संकल्पता है, जिस कार्य को करना चाहते हैं, जो अभ्यर्थी जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, उसके लिए 100% तत्परता दिखनी चाहिए। अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता और जो कैपेबिलिटीज जिसे कहा जा सकता है, वो लगाइए। और वही हमारा आधार है। किसी भी अभ्यर्थी की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि अपनी पूरी शक्ति डेडिकेशन के साथ, टाइमिंग फ्रेमिंग के साथ जो करता है वही सफल होता है। उसका सबसे बड़ा मानक यही है। बिल्कुल मुकुल जी, तो चलिए अब परीक्षाओं पर बात करते हैं। और इससे पहले कि हम बहालियों पर बात करें, पटना में करीब 32 सेंटर तैयार किए गए हैं, जहां 25 तारीख से ही BPSC मेंस की परीक्षा शुरू हो गई है। तो अब तो तैयारी करने का वक्त है नहीं, क्योंकि अब एग्ज़ाम की तारीख आ गई है। करीब जो हज़ारों बच्चे उसमें बैठ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, किन बातों का अब ध्यान रखना है जब परीक्षा की तारीख आ गई है, यानी कि आज परीक्षा देके फिर परसों एग्जाम में बैठना है? देखिए, BPSC मेंस हो रहा है और उसका GS का पेपर हो चुका है आज, और GS का पेपर आगे है, GS पेपर 2 जो पेपर है। अब जानते हैं कि BPSC का जो सिलेबस है उसे बहुत हद तक समग्रित कर दिया गया है। एक साथ उसे, अब पहले आपको अलग अलग पेपर देने होते थे, लेकिन अब GS के 2 पेपर हैं, GS फर्स्ट और GS सेकंड। जो फर्स्ट वाला पेपर है उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है, करंट का क्वेश्चन पूछता है। और आपने देखा होगा कि आज जो प्रश्न आया है उसमें करंट के क्वेश्चन कितने ज़्यादा स्टैटिक्स हैं। जैसे रूस यूक्रेन के बारे में पूछा है, दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। सवाल यह है कि जितना ज़्यादा कोई भी अभ्यर्थी जिसकी शैली परंपरागत ज्ञान के अलावा, खासतौर से अगर BPSC का मेंस लिख रहे हैं आप, तो आपको स्टैटिक्स होना होगा। जैसे करंट अफेयर्स की चीज़ समझ होनी चाहिए। मान लीजिए कि रूस और यूक्रेन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, अभी पूछा, आज प्रश्न उसका आया है, तो इसका अर्थ है कि आपको चाहता है कि आप एकदम ट्रेडिशनल के संग संग करंट से कैसे जुड़े रहें, स्टैटिक्स कैसे रहें। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण मैं सभी विद्यार्थियों को कहूँगा, क्योंकि अभी GS का पहला, अभी सेकंड पेपर बाकी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि आपको करंट से जुड़े रहना है। अपने लेखन शैली में आपको मैपिंग, चार्ट, लिखने का तरीका, स्टाइल, बहुत सारी बातों को कम शब्दों में कैसे दिखा देना है, ताकि वो कॉपी जांचने वाला जो होते हैं उन्हें पता लगे कि आपको बहुत सारी जानकारियां हैं। जो लिखना है वो फैक्ट्स और कंसेप्ट स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए। खास तौर से आपको बता रहा हूं कि मैपिंग का बड़ा महत्व है। जैसे किसी टॉपिक को आप लिख रहे हैं, रूस यूक्रेन का संकट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, या दिल्ली के विधानसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और छोड़िए कुंभ के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये सभी घटनाएं अभी हाल की है। तो फरवरी से लेकर और अभी इस अप्रैल के महीने में लगातार जो घटनाएं घटी हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, या रूस यूक्रेन के 3 साल कंप्लीट हुए युद्ध के, उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपको परंपरागत ज्ञान हो, जैसे पहला पेपर जो हुआ उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है, करेंट अफेयर्स रहते हैं, इंटरनेशनल इशूज रहते हैं। तो आपका काम क्या है? आपको दोनों को चेक एंड बैलेंस बनाना है। अगर आपको बिरसा मुंडा की जानकारी प्राप्त होती है, या पटना कलम के बारे में आप जानते हैं, या मिथिला पेंटिंग के बारे में आप जानते हैं, तो आपको उतनी ही जानकारी
आज की घटना पे होनी चाहिए, इसलिए अखबार पढ़िए रेगुलर। ठीक है जी। लेकिन मुकुल जी, यहाँ पर सवाल यह है ना कि ठीक है, अगर पूरी जानकारी है जी। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कितने शब्दों में लिखना चाहिए? क्योंकि अगर कितनी भी प्रैक्टिस की हो, एग्जाम तो एग्जाम है, अगर हमने कितना भी अच्छा लिखा, हमसे अच्छा भी कोई लिख सकता है। तो जानकारी है, लेकिन उसको कलेक्ट करने का क्या तरीका उसका सबसे सुंदर तरीका मैंने अपनी इस चर्चा में बताया भी कि एक तो समय सीमा का प्रबंधन, दूसरा शब्द सीमा का उचित, आपको कैसे अपने शब्द सीमा को, अपने समय को कैसे मैनेज करना है, उसका एक सुंदर उदाहरण बताता हूं। बहुत सारी लंबी बातें, लंबे लंबे आपको निबंध जैसे नहीं लिखने हैं, क्योंकि निबंध का तो पेपर ले ही रहा है। बीपीएससी ने अपने सिलेबस में ऐसे को जोड़ दिया है अलग से। तो अब जो जीएस का पेपर है उसमें आपको यह साबित करना है कि आप में कितना ज्यादा ग्राफ, चार्ट का यूज करते हैं, आप कितना पॉइंट वाइज बातों को लिखते हैं, ताकि मैं बोला पहले ही कि लिखने वाले की शैली, पढ़ने वाले जो प्रोफेसर या जो भी कॉपी जांचते हैं उनके सामने क्रक्स दिखना चाहिए, बातों में स्पष्टता दिखनी चाहिए, लेखन शैली में आप में दिखना चाहिए कि भैया ये साफ गोई है, स्पष्ट रूप से किसी चीज को आप जानते हैं, बात नहीं बनाना है, जो जानते हैं उसी को तरीके से लिखने की का आधार विकसित कीजिए। क्योंकि अभी जीएस का सेकंड पेपर बाकी है, अभी आपके सामने पूरा का पूरा पॉलिटी बाकी है। तो मेन बेस ये होना चाहिए कि शैली जो है, जो लिखने का जो तरीका है, उसका पूरा बेस ग्राफिक्स में हो, पूरा बेस चार्ट में हो, पूरा बेस आप ऐसे दें ताकि पन्ना भी बचे और उसमें बहुत सारी बातों को डाल सके। क्योंकि कॉपी जांचने वाला क्या करेगा, फटाफट देखेगा, वो चाहेगा कि क्या लिखे हैं, बहुत लंबी बात लिखेंगे, लच्छेदार लिखेंगे, उसको उतना समय नहीं होता कॉपी जांचने वाले का। इसलिए शैली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी पेपर बाकी है, अभी खेल बाकी है, अभी तो हिंदी का पेपर और उसके बाद एसे का पेपर और एक फर्स्ट पेपर जीएस हो चुका है, सेकंड पेपर बाकी है। तो अभी आपको उस साइकिल में जाना है और अभी भी अपनी कमियों में सुधार कर सकते हैं। लेखन शैली में कोई टॉपिक है तो किसी विद्वान की बातों को डालिए। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है इंडियन पॉलिटिक्स, जी, कोट कीजिए उसको। आप कोट करेंगे, कोई ऐसी घटना घटती है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लगातार कई ऐसे मुद्दे आए हैं, तो आपको भारत के संविधान के जो नए नए इशूज हैं, जो संविधान के आर्टिकल्स हैं, जिसपे सबकी नजर टिकी है, वही पूछ देगा आपसे वही पूछ सकता है। जैसे कैसे पूछ लिया महाकुंभ के बारे में करंट अफेयर से, तो महाकुंभ के बारे में जैसे प्रश्न आया, वैसे ही भारत के संविधान से संबंधित जब प्रश्न आएगा पेपर में, जब आगे इंडियन पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आपको भारत के संविधान की गूढ़ता के साथ साथ जो नई नई घटनाएं घटी हैं, जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव, जैसे अभी के वक्त में सबसे बड़ी चुनौती संसद पार्लियामेंट की भूमिका, कैसे प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। एक अलग तरीके का वक्फ बोर्ड है, वक्फ बिल पास हुआ है, तो कैसे नई जानकारियों को अपने भाषा में, अपनी शैली में, अपने स्टाइल में आपको लिखना है, ताकि बहुत अच्छी बातों को, बहुत सारी जानकारियों को कॉपी में लेकिन मुकुल जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब देश की राजनीति की बात होगी, जब बात होगी विचारों की बात होगी, जब बिहार की राजनीति की बात होगी, या फिर जो आपने कहा कि न्यायपालिका और इसकी बात होगी, तो कई बार छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को जानते हुए भी कि हम कौन सा पक्ष रखें, कौन सा विचार रखें। तो उसमें उनको करना क्या है? उसका बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, एक जो भी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी मेंस दे रहे हैं, वो पीटी पास किया है, उनका अनुभव है, एक क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं। मेरा मानना है कि आपके अंदर बहुत हद तक, ये बात ध्यान रखिएगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। आप संविधान के साथ खड़े रहें। अगर संविधान का दायरा ये कहता है कि हमें इसी दायरे में बात करनी है, आपके उत्तर में, आपके स्किल में किसी के प्रति ये ना हो कि हमारा झुकाव कहीं है, हम किसी की तरफ झुके हुए हैं। नजरिया स्पष्ट हो, जो संविधान कहता है उसको मानिए। न्यायपालिका और विधायिका के टकराव में बताइए कि संविधान में न्यायपालिका की सीमा क्या है, कैसे, और विधायिका की सीमा क्या है, और दोनों में के बीच में एक चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। दोनों की जो पॉलिसीज का आधार है वही तो आपको लिखना है, वही तो एक अभ्यर्थी, एक प्रशासक के अंदर गुण होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि एक जो प्रशासक के अंदर गुण हो, जैसे मनसा वाचा कर्मणा, वो मन से जो सोचता है वो वचन से दिखना चाहिए, उसके कर्मों में झलकना चाहिए। तो स्किल जो है, रिटेन स्किल है, जब लिखने का जो तरीका विकसित करेंगे उसमें आप बहुत हद तक निष्पक्षता का आधार तय करें, बिल्कुल झुकाव नहीं। ये तो निगेटिविटी में नंबर कटेंगे, बात बनाएंगे तो नंबर कटेंगे, बहुत सारी बातों में आप चाहेंगे कि हम अपनी बातों को जोड़ दें। अपनी बातों को लिखिए, लेकिन संविधान के दायरे में अपनी बातों को करिए। जी
नहीं मुकुल जी, बहुत अच्छी बात है आपने की है और उम्मीद हम करेंगे कि ये बात जो है अभ्यर्थियों के बहुत काम की है, वो अगर सुन रहे होंगे। चलिए, एक सवाल इसमें यह भी बनता है कि जो लैंग्वेज का पेपर है या जीके का पेपर है और सब्जेक्ट का जो पेपर है, तो जो अभ्यर्थी हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दें? देखिए, एक बहुत रोचक बात बताता हूँ। जिस तरह से बीपीएससी ने सिलेबस बनाया है उसमें एएससी का निबंध का एक हिस्सा जोड़ा है, 300 नंबर का है। 300 नंबर का जीएस फर्स्ट, 300 नंबर का जीएस सेकंड, तो बड़ा पेपर है। लेकिन बात बताता हूँ, अगर आपने जीएस को अच्छा पढ़ा है, मान लीजिए आपने बहुत जबरदस्त हिस्ट्री की तैयारी की है, या मान लीजिए आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से किया है, संभवतः जिसका जीएस का पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों तैयार होगा, उसको फायदा निबंध में 100% मिलेगा। जिसकी लेखन शैली जो जीएस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, मैंने पहले बोला कि ट्रेडिशंस को एस्थेटिक्स से जोड़ा है, करंट से जोड़ा है, वही लाभ आपको निबंध में मिलेगा। निबंध की शैली क्या है? निबंध का अर्थ क्या? निबंध का अर्थ है कि आप निर्बंध होके लिखिए, लेकिन वो आपकी शैली है। और वो शैली कैसे विकसित होगी? जब जीएस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, जब जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और इकोनॉमी में नया चीज, फिर बिहार के बारे में, बिहार का जो कल्चर है, बिहार की जो संस्कृति का जो आधार है, अगर उसको आपने अच्छे तरीके से किया, मान लीजिए कि मिथिला पेंटिंग से क्वेश्चन आ गया निबंध में लिखने के लिए, तो अगर आपने जीएस के पहले पेपर में इतिहास से मिथिला पेंटिंग को पढ़ा है, पटना कलम को पढ़ा है, अगर आपने गुप्त काल के पीरियड को समझा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कला को समझा है, आपने उस सिलेबस को तैयार कर लिया है, तो निबंध में निश्चित फायदा होगा। ठीक, इसीलिए दोनों का बेस ही निबंध तय करेगा। बिल्कुल। चलिए मुकुल जी, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो हमने बातचीत की है वो हमारे दर्शकों के और खासकर अभ्यर्थियों के, उनके अभिभावक भी अगर देख रहे होंगे तो उनके बहुत काम की होगी। सबसे बड़ी बात जो मुकुल जी ने कही है वो कि आप समय का ध्यान रखें और जो जीएस का पेपर है इसको सीरियसली लें, और क्योंकि जिस तरीके से आप इसको हल करेंगे वही आपके सक्सेस का आधार बनेगा। चलिए, अब कुछ बहालियों पर बात करते हैं मुकुल जी। जो बहाली निकली हुई है, बिहार में स्टाफ नर्स की बड़ी बहाली है और इसमें करीब 11,389 पद है। इसको आप एक बड़ी बहाली कह सकते हैं, क्योंकि ये जनरल बहाली तो है नहीं। नर्सिंग की डिग्री, डिप्लोमा जिसके पास रहेगा वही अप्लाई कर सकता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं और इसमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जो लोग इसके लिए लगे हुए हैं? क्योंकि आज किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन कम नहीं है, जगह जगह हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खुले हुए हैं, आप जानते ही हैं मुकुल जी। जी, एक अच्छी बात है कि बिहार में अभी बहालियों का दौर है, चाहे वो शिक्षक की बहाली हो, बीएससी नर्सिंग से जो वैकेंसी आई हुई है, या अभी आपने बोला कि कम्युनिटी हेल्थ और ऑफिसर्स की वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए मैं बताऊं कि ये थोड़ा बीपीएससी से अलग है। ये ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें आपके पास एक अलग से क्वालिफिकेशन होता है। मान लीजिए अगर आपने डिप्लोमा करा है, आपने नर्सिंग का डिग्री रखा है, डिप्लोमा आपने रखा है, तो आपको तैयार करना है जो जैसे उसका हिस्सा होता है। पेपर जो पूछे जाते हैं वो 20-20 नंबर के आते हैं। जैसे इसी में आपने अभी चर्चा मैंने सुना, आपने बताया कि कैसे असिस्टेंट लोको पायलट का भी पोस्ट आपने चर्चा किया। बिल्कुल। लेकिन बिहार को लेकर मैं कहूंगा कि जो उसका हिस्सा है, जैसे करंट अफेयर्स पे भी बात करेंगे हम एलपी पे, जो उसका हिस्सा है उसमें हमें रीजनिंग को ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स का ध्यान रखना है, साइंस का ध्यान रखना है, और ये छोटे छोटे हिस्से हैं। उसी में जीएस भी है, जिसको हम जीएस न बोलकर जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। तो अगर बीएससी नर्सिंग किया है, उसमें अगर आप पास करते हैं तो फिर आगे आपको अपने टेक्निकल पेपर में एग्जाम देना होगा। तो बहुत सुंदर है, मौका बेहतरीन है, और आप निश्चित रूप से जिसके पास डिप्लोमा है वो बहुत सारी सीटें हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने व्यापक है, आप बेहतर करने की संभावना है। और मैं सभी अभ्यर्थियों से सर कहूंगा कि सबसे पहला काम कीजिए, सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को समझिए, और सिलेबस को आप अपने रूम पे चिपकाइए। क्योंकि भारत के अधिकांश बच्चों की सबसे खराब स्थिति यह है कि वो तैयारी करेंगे आईएएस की, लेकिन उनको सिलेबस नहीं पता है। तैयारी करेंगे बीपीएससी के, सिलेबस नहीं पता है। छोटी छोटी तैयारियों में लगे हैं, सिलेबस नहीं पता है। तो पहला काम कि अगर बीएससी नर्सिंग में इतनी सीटें आई हैं और उस सीट में आपको पता है कि इसका छोटा छोटा हिस्सा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, टेक्निकल पक्ष में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैं कहूंगा कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं, जिसके पास वो डिप्लोमा है, वो पूरा सिलेबस अपने रूम पे लगाएं। अगर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, साइंस से क्वेश्चन पूछते हैं, तो साधारण चीजों को पढ़ें, मूलभूत। जैसे एनसीईआरटी की बुक पढ़ना चाहिए हर बच्चे को। बिल्कुल। एनसीईआरटी चार्ट जाइए आप, सबके लिए सबसे बड़ी ताकत है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की अगर अच्छी तैयारी होगी तो फिर आप चाहेंगे तो बहुत सारे ऐसे मैगजीन आते हैं, ऐसी पत्रिकाएं आती हैं। एनसीईआरटी की किताब 12 तक पढ़नी चाहिए। जी जी जी, निश्चित। खासतौर से उसमें 12 की किताबों को भी देखिए। जैसे मैं कहूं कि आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी, और उसमें आपको 12वीं कक्षा में समकालीन विश्व की राजनीति है, और समकालीन विश्व की राजनीति की समझ तभी विकसित होगी जैसे मेंस में क्वेश्चन आया है, उसका पूरा बेस समकालीन विश्व की राजनीति है, और वही काम आएगा जैसे यूजीसी नेट का पेपर है। यानी कि बेस मजबूत होगा तो आप आगे जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। निश्चित निश्चित।
चलिए जिससे- मुकुल जी, अगली बहाली की हम बात कर रहे हैं। बहाली नहीं है, ये तो सब जानते हैं, यूजीसी नेट का फॉर्म जिसने भरा है, जिसको ये मन है कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, उच्च शिक्षा में जाना है, प्रोफेसर बनना है, जीआरएफ लेना है, उन बच्चों को क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी भी तादाद आज के समय में अच्छी खासी है। एक बहुत अच्छा आपने यूजीसी नेट को भी जोड़ दिया। अभी इसी जून के अंतिम सप्ताह से उसका पेपर शुरू होगा, 21 जून से। सबसे रोचक बात बताता हूँ। ये अलग बात है कि अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के तरीके अलग हैं, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो यूजीसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश में जीडीसी की वैकेंसी आने वाली है, जिसको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहा जाता है। अभी यूपीएचईसी का एग्जाम हुआ है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज का। फिर आगे जो वैकेंसी है, जैसे हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, उसका आधार और अर्हता क्वालिफिकेशन यूजीसी नेट है। अपने विषय के दक्षता में आपको यूजीसी नेट करना ही होगा। और इसका सबसे सुंदर कारण बता देता हूं, अगर यूजीसी नेट देना है, जिससे रास्ते खुलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिससे रास्ते खुलते हैं आपको हायर एजुकेशन में जाने के लिए, उसका सबसे सुंदर तरीका यह है कि आप अभ्यर्थी नए हैं और चाहते हैं कि मेरा पेपर तो जून में ही है, तो क्या करूं? तो मैं सबसे कहूंगा और स्पष्ट कहूंगा कि आप पिछले साल के जितने पेपर हो चुके हैं, जितना एग्जाम का अभी तक एग्जाम हुए हैं, उन सारी परीक्षाओं को एक साथ, पेपर को एक साथ कंसुलेट मिल भी जाता है मार्केट में, बहुत सारे ऐसे मानक उसके हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, किताब पढ़िए और लिखिए। लिखने का प्रैक्टिस, मान लीजिए फैक्ट्स पूछता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक जीएस का, उसमें जीएस का एक पहला पेपर भी होता है, जिसमें रीजनिंग और बहुत सारे ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो खास तौर से जुड़ा हुआ है शिक्षा शास्त्र से। तो मैं कहूंगा कि अपने विषय को मजबूत बनाइए, और विषय को मजबूत बनाने के लिए मैंने फिर बोला, आप जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट निकालना है, तो आप एनसीईआरटी का बुक पहले पढ़ जाइए। मान लीजिए उसमें बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, चुनिंदा किताबें हैं, उसको पढ़िए। एक उदाहरण दे रहा हूं, ज्योग्राफी हिस्ट्री सबका अलग अलग है, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का उदाहरण देता हूं, वो बहुत फायदा करेगा। पिछले साल के पेपर को सॉल्व कीजिए, खोज के सॉल्व कीजिए, और जहां डाउट हो फिर नेट पे सर्च कीजिए, और फिर सर्च करके लिखिए। एक ही क्वेश्चन पूछता है, आप जाकर देखिए कितना आपके पास एक क्वालिटी 10-15 हजार 20 हजार क्वेश्चंस का जब एक बहुत बड़ा भंडार होगा, तो आपके दिमाग खुलेंगे, और वही यूजीसी नेट का फायदा आपको कहां मिलेगा। और प्रश्न भी आपस में जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं, अगर आपने एक कर लिया है तो उससे 3-4 प्रश्न और हल हो जाते हैं। एकदम हल होगा। आपने सही कहा कि अगर एक बार अगर आपने प्रश्नों के कलेवर को समझ लिया, सिलेबस को समझ लिया, मैं फिर कहता हूं कि यूजीसी नेट के सिलेबस को अपने रूम में आप लिखकर टांगिए। जब तक सिलेबस को नहीं समझेंगे, मान लीजिए आपको थिंकर्स पढ़ना है, वेस्टर्न थिंकर्स कितना पढ़ना है, इंडियन थिंकर्स कितना पढ़ना है, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पढ़ना है, लोक प्रशासन में किसको पढ़ना है, नई घटनाओं से कैसे जोड़ना है, ये काम आपका है। जी, अब आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि कई बार अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं कि बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की, चलिए आपने भी जो बात कही सबको माना, लेकिन सक्सेस नहीं अचीव हो पाता है, तो वो लोग क्या करें? और कहते हैं कि जब आप अब 1-2 बार एग्जाम दिया, मेंस दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद निराश हो जाते हैं, तो उनको हौसला कैसे वो बनाए रखें, उनको क्या कहना चाहेंगे? एक तो बड़ी बात मैं कहता हूं कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। आपके लक्ष्य के हिसाब से आपकी मेहनत है। और मैं सबको कहता हूं, क्योंकि हम लोग खुद फाइटर रहे हैं सर, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लक्ष्य से भटकने में जब आपको फ्रस्ट्रेशन हो, चिंता बढ़े, तो देखिए समाज में अभी 5वां रैंक, 5वीं बार में फर्स्ट रैंक लाई है शक्ति दुबे। जी बिल्कुल, उदाहरण आपके सामने बोल रहा हूं। 4 अटेम्प्ट होता था पहले, अब तो 2 अटेम्प्ट बढ़ा दिया है। 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी में पहला रैंक लाई है। हिंदुस्तान में 1000 ऐसे उदाहरण है, लाखों ऐसे अभ्यर्थियों का उदाहरण है, जिन लोगों ने संघर्ष करके अंतिम समय में अपने मुकाम को हासिल किया है। सबसे पहले और आपके अंदर ये जरूरी हो कि हमेशा आप देखिए, जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो, चिंता लगे, तो देखिए कि आपके सामने 1000 लोगों ने कैसे मेहनत करके उस चीज को पाया है। चिंतित न होइए, चलिए चिंतन कीजिए। ठीक, मुकुल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे धन्यवाद, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो अगर लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत बड़ी करनी होगी। अगर तालाब में तैरना है तो आसानी से पार हो जाएंगे, लेकिन अगर समंदर में डूबना है, समंदर में तैरना है, तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जी बिहार झारखंड की पूरी टीम ने ये शो आपके लिए तैयार किया है। अगर आप कैरियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुटे हुए हैं, तो हमारी आपसे अपील है कि आप इस शो से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8588899555 पर अपने सुझाव भेजिए। आपके सवाल हम एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि यूथ और रोजगार पर फोकस हमारा कार्यक्रम कैरियर कॉर्नर आप जी बिहार झारखंड के
सोशल मीडिया पेज यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। यहाँ हमें इंतजार रहेगा आपकी टिप्पणियों का और आपके सवालों का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। अगले हफ्ते शनिवार को ठीक 5 बजे करियर कॉर्नर लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन चलते चलते वक्त हो चला है कोट ऑफ द वीक का। तो मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि विपरीत दिशा में जाने के लिए थोड़ी सी प्रतिभा और बहुत सारे साहस की जरूरत होती है।